ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस के करॉस्पॉन्डिंग हमारे पास ये 3 पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, बोल रहा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो। फिर वही बात, लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स दे रखा है, राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स दे रखा है। ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये भी 2x2 ऑर्डर है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये भी 2x2 ऑर्डर है। तो दोनों का ऑर्डर तो सेम है, ये इक्वल दे रखा है तो ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है सेम होगा, और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होगा। तो बस क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वेट करेंगे तो हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो बस रोज आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है 4 3 x5, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, इक्वल में y z 1 5। हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो इसमें तो सिर्फ एक्स वाई एंड जेड तीनों का निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग नहीं, इक्वेटिंग द corresponding elements on both sides। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करना है, इसका मतलब यहाँ पे a11 का एलिमेंट 4 है, यहाँ पे a11 का एलिमेंट क्या है, y है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, y इज इक्वल्स टू 4। तो पहला वैल्यू मिल गया हमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास, a21 में x है और a21 में क्या है 1। तो फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, फिर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करेंगे। यहाँ पे a12 में क्या है 3 और यहाँ पे a12 में z है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमें, एंड z इज इक्वल्स टू 3। ये तो हमें z का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू 3 ये एक आंसर हो गया, x इज इक्वल्स टू 1 ये दूसरा आंसर हो गया, एंड y इज इक्वल्स टू 4 ये तीसरा आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया, यहाँ पे एक ये आंसर हो गया, यहाँ पे एक ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में भी 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रखा है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, x प्लस वाई और 5 प्लस जेड। यहाँ पे 2xy, ये किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है 6 2 5 एंड 8। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स दे रखे हैं, और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है आपस में। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स। both the sides we get a11 का एलिमेंट क्या दे रखा है, x प्लस वाई, और यहाँ पे a11 मतलब फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है 6। तो x प्लस वाई हमें क्या मिल गया, x प्लस वाई हमें 6 मिल गया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। फिर यहाँ पे 2 और ये 2 ये तो इक्वल ही है, इसमें कोई इक्वेट करने वाली चीज़ ही नहीं है। और यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 5 प्लस जेड, और यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है 5। तो इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड में क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या एक्स वाई, और यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर हम लोग, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8। ये 3 इक्वेशन मिल गया। 3 इक्वेशन को यूज़ करके क्या करना हमें, बस एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ से तो बहुत ईजी है, फ्रॉम इक्वेशन टू
फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5 + z इज इक्वल्स टू 5। दिस इम्प्लाइज डेट z क्या हो जाएगा, इस 5 को राइट हैंड साइड ले जाओ, 5 - 5। दिस इम्प्लाइज डेट z इज इक्वल्स टू 0। z का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 0। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट एंड सेकेंड से आते हैं, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड से, फ्रॉम 1 and 3। x + y क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो यहाँ से तुम क्या करो, x को लिख लो 6 - y। x को हमने लिख लिया 6 - y। एंड थर्ड इक्वेशन क्या दे रखा है, थर्ड इक्वेशन है xy इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से x की जगह क्या डालोगे, इस x की जगह डाल दो 6 - y इंटू y इज इक्वल्स टू 8। लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो तो 6y - y² इज इक्वल्स टू 8। इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो क्या मिल गया जाएगा हमें, y² - 6y + 8 इज इक्वल्स टू 0। ये तो y में क्वाड्रेटिक आ गया, क्या आ गया, ये y में क्वाड्रेटिक आ गया। तो क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल्स टू -b ± √b²। b क्या हमारा -6, तो b² -4a, a हमारा 1 है, c भी हमारा 8 अपॉन 2 है, a भी हमारा 1 है। तो क्या हो जाएगा, 6 ± √36 - 8 4 = 32 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या मिला हमें, y इज इक्वल्स टू 6 ± 36 - 32 4, और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, तो 2/2। तो दिस इम्प्लाइज डेट y एक तो मिल गया 6 + 2/2, और दूसरा क्या मिल गया हमें, वैल्यू 6 - 2/2। तो y के वैल्यू मिल गए 8/2 4, 6 - 2 क्या हो, 4/2 2। तो y के दो पॉसिबल वैल्यू मिले। अब यहाँ पे लेंगे व्हेन y इज इक्वल्स टू 4, देन x क्या है, x यहाँ से देखो, यहाँ से x किसके इक्वल है, 6 - y। देन x क्या है हमारा, x हमारा है 6 - y, तो 6 - 4 क्या मिल गया हमें, 2। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, 2। सेकेंड केस में लेंगे व्हेन y इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे y का वैल्यू 2 भी आया, देख लो y के यहाँ से दो पॉसिबल वैल्यूज आ रहे हैं। तो फिर y इज इक्वल्स टू 2, देन x क्या हमारा 6 - y, तो 6 - y इज इक्वल्स टू 4। 6 - 2 इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, 4। तो देखो जब y का वैल्यू 4 है देन x का वैल्यू 2 है, फिर y का वैल्यू जब 2 है देन x का वैल्यू 4 है। तो आंसर दो केस में आएंगे, आंसर मतलब दो पार्ट में आएंगे आंसर। और z का वैल्यू तो 0 है, यहाँ पे z का वैल्यू 0 है, देख लो z क्या हमारा, यहाँ पे z तो 0 है, देख लो यहाँ पे z तो यहाँ पे 0 ही है। तो एक तो हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से देख लो x का 2, तो फिर y का वैल्यू यहाँ से हमें क्या लेना होगा, 4, एंड z इज इक्वल्स टू, z तो हमेशा 0 है। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या है, x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, जब 4, तो y क्या मिलेगा हमें, 2, एंड z इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा आ गया दूसरा आंसर। तो ये दो आंसर हो गए। ठीक है, तो एक बार देख लो हमारे पास क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 2 4 एंड z 0। x का वैल्यू 2 डालो, यहाँ हमारे पास डालो 2 डालो, y का वैल्यू 4, तो यहाँ क्या होगा 2 + 4 6 इक्वेट हो गया, एंड x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 4, तो 2 × 4 8, तो यहाँ से 8 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा, दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। नहीं, ये 6 का तो फर्स्ट पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट तो हमने किया ही नहीं है। थर्ड पार्ट क्या हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट में दे रखा है x + y + z, और ये x + z
एंड वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है 9, 5 एंड 7। देख लो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या हमारे पास 3/1, 3 रो 1 कॉलम, यहाँ भी 3/1 का मैट्रिक्स दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें इक्वेट करना है। ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट शुरू कर देते करना। तो पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे A11 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये, और यहाँ पे 9 है, तो इसको इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस 9 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या, x प्लस जेड, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या हमारे पास, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 5, तो इसको भी इक्वेट कर दो, यहाँ पे 5 है, इसको इक्वेट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है y प्लस जेड, और यहाँ पे 7, तो इसको इक्वेट कर दो तो क्या मिल जाएगा, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। ये हो गया 3 इक्वेशंस। अब यहाँ पे कुछ नहीं, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, इसके लिए तुम क्या करो कि तुम ऐसे देखो, यहाँ पे तो क्या हमारे पास x और z है, यहाँ पे y और z है, तो हमें क्या करना होगा कि किसी भी एक इक्वेशन की मदद से अगले 2 इक्वेशन को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। कैसे, मान लो कि इसको मैं यहाँ से z को एलिमिनेट करता हूँ, तो z को एलिमिनेट करता हूँ तो, या फिर तुम ऐसे देखो, यहाँ से तुम क्या करो, इक्वेशन थर्ड से z का वैल्यू क्या है, z के हमारे पास 7 माइनस वाई, z का ये वैल्यू 7 माइनस वाई। इस z को तुम इस z को डाल दो इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा, ये z को यहाँ भी डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल दो और इक्वेशन 2 में डाल दो। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऐसा करने से क्या होगा कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 x और y में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर x और y में आ गया, इसका मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्मेट में आ गया। तो वहाँ से सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू निकाल लो, तो फिर z की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 में डालोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई, और z की यहाँ पे 1 में डालना है तो z की जगह क्या डालेंगे, 7 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये तो इजी हो गया, ये y और ये y तो कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ से ये दोनों y क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। देख लो, ये y और ये y कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला यहाँ से, x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9, दिस इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल्स टू 2। x का डायरेक्ट वैल्यू मिल गया 2, तो x का वैल्यू जब हमें 2 मिल गया, हमें ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, बिकॉज y कैंसिल हो गया। जो अगर हमें x का वैल्यू 2 मिल गया, तो अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 2, इसमें क्या करो, x का वैल्यू 2 डाल दो तो z का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू 2 डाल दिया, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 है ना, तो x का वैल्यू 2 डाल दो, तो यहाँ पे 2 डालो, तो 2 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू 3। तो z का वैल्यू हमें 3 मिल गया। अब इस z इज इक्वल्स टू 3 को यहाँ डाल दो, तो फिर y आ जाएगा। ये आसान हो गया, z इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 7 माइनस वाई, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 4।
तो हमारा एक आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 2, एक आंसर क्या हो गया, z इज इक्वल्स टू 3, एक आंसर हो गया y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 3 आंसर हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, फिर वही एक 2x2 ऑर्डर का यहाँ मैट्रिक्स दे रखा है, एक यहाँ भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों के कोफिशिएंट को इक्वेट करना होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वी गेट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट हमने। तो यहाँ से क्या होगा, A11 का एलिमेंट क्या, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A माइनस बी, यहाँ से -1 इसको इक्वेट करो। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A, B, C एंड D, इनका वैल्यू निकालना है। तो पहला इक्वेशन क्या मिलेगा, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इक्वेट करो, तो A माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, ये हम मिल गया हमें फर्स्ट इक्वेशन। अगेन क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 2a प्लस सी, यहाँ पे है 5, इसको इक्वेट करो तो क्या हो जाएगा 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। फिर क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 2a माइनस बी और यहाँ पे क्या है 0, इसको इक्वेट करो तो हमें क्या मिल जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 3c प्लस डी और यहाँ पे क्या है 13, इसको इक्वेट करो तो क्या मिल जाएगा हमें 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी का वैल्यू निकालो। अब कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे तुम देखो, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखो, ये ए और बी में है तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। तो ए और बी का वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ पे ए डालोगे तो यहाँ से सीधे सी का वैल्यू आ जाएगा, तो फिर सी का वैल्यू यहाँ डालोगे तो फिर डी का वैल्यू आ जाएगा, सिंपल सा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। चलो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। ए को क्या लिख सकते हैं, b माइनस 1, अब इसमें डाल दिया तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2a की जगह क्या डालेंगे, b माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 2b और एक यहाँ से माइनस b और यहाँ पे -2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट मिल गया, अब क्या हो गया b इज इक्वल्स टू 2, b का वैल्यू 2 मिल गया। किसी फर्स्ट और थर्ड किसी एक में डाल दो, यहाँ पे डाल दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, b का वैल्यू a माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 1, a का वैल्यू हमें क्या मिल गया 1, तो b इज इक्वल्स टू 2 मिल गया, a इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में आ जाओ, a का वैल्यू 1 डालो, 2 a की जगह 1 और प्लस c इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से डायरेक्ट हमें मिल गया ना c इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल्स टू 3, तो c की वैल्यू भी मिल गई हमें, c इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे इक्वेशन 4 में c का वैल्यू डाल दो, यहाँ पे इक्वेशन 4 में डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन 4, फोर्थ इक्वेशन में डाल दो 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, तो यहाँ पे 3 और c की जगह क्या डालेंगे 3 प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, तो 13 माइनस 9 क्या होगा 4, डी इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से डी का वैल्यू भी आ गया। ठीक है, तो हमारा एक आंसर तो हो गया b इज इक्वल्स टू 2, दूसरा आंसर हो गया a इज इक्वल्स टू 1, तीसरा आंसर हो गया c इज इक्वल्स टू 3 और चौथा आंसर हो गया d इज इक्वल्स टू 4। ठीक है बच्चों, फाइनली हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, क्या m/n ऑर्डर का। तो बोल रहा है कि अगर ये m/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रखा है और बोल रहा है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m और n पे क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो इसमें बिना कुछ सोचे m = n, ये तो सीधे डेफिनेशन पे, मतलब m किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को, n किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सीधे आंसर क्या लिखेंगे, m = n। तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आंसर क्या होगा, सी, m = n। ठीक है, बाई डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के डेफिनेशन से क्लियर है। ये क्वेश्चन 8 नंबर 8 बस इतना ही था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ठीक है, बोल रहा है कि अगर ये दोनों x और y के कौन सा पेयर, मतलब ये ए ऑप्शन x और y का, सबसे पहले यहाँ पे ये इक्वल है और यहाँ पे ये इक्वल है। ठीक है, तो बोल रहा है कि x और y के किस वैल्यू के लिए ये जो दोनों मैट्रिक्स दे रखा है ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स, ये दोनों इक्वल हो जाए। x और y का वैल्यू बताओ जिससे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। तो क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करके वहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या है, एक मैट्रिक्स क्या दे रखा है, दोनों 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, 3x + 7 और y + 1, और यहाँ है 5 और यहाँ पे 2 - 3x, और ये किसके इक्वल है, 0, y - 2, 8 एंड 4। ये दे रखा है, दोनों 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे क्या है, a11 और यहाँ पे a11, इसको इक्वल होना होगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को इक्वल होना होगा। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, फिर वही इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिल जाएगा हमें, 3x + 7 = 0। तो यहाँ से बच्चों x का तो डायरेक्ट ही हमें वैल्यू मिल गया -7/3, x का हमें वैल्यू क्या मिल गया, -7/3। ठीक है, अब आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे कहीं भी x का वैल्यू -7/3 नहीं दे रखा है, तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। यही हमारा बी ऑप्शन हो गया। बट अगर हमें y का वैल्यू निकालना है, चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे चलो x का वैल्यू 7/3, इसको इक्वेट करते हैं, a22 को इक्वेट करते हैं। यहाँ पे एक बार देख लो उस क्वेश्चन को। तो अगर इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 - 3x = 8। तो यहाँ से क्या होगा, 3x = -6, तो x = -2। अभी देखते जाओ सिर्फ। ठीक है, एक हमें 2x के वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब अगर हम a12 को इक्वेट करते हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे है 5 और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है y - 2। तो इस दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, y - 2 = 5। दिस इम्प्लाइज डेट y = 7। y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा बच्चों, 7। अब जरा सा देखो ध्यान से, सबसे पहले y कहाँ पे, सिर्फ एक ही प्लेस पर है, मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम पे। तो y का वैल्यू अगर यहाँ पे हमने 7 डाला तो 7 - 2 5, यहाँ भी है 5, चल गया। ठीक है, अब अगर मैंने x का वैल्यू -7/3 लिया ना, तो x का वैल्यू तुम यहाँ डालोगे -7/3, तब तो चल जाएगा। देख लो यहाँ पे x की जगह -7/3 डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7 + 7 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर तुमने x का वैल्यू -7/3 डाला तो ये 8 के इक्वल, 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 + 2 9 नहीं होगा। यहाँ पे डाल के देख लो, 2 - 3x में ना, 2 - 3x में x की जगह तुम डालो 2 - 3x की जगह डालो -7/3, तो क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल और ये प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 + 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा। बट यहाँ पे तो 8 दे रखा है। ऐसा नहीं करेंगे, हमें तो x का एक ही वैल्यू बताना है ना,
ऐसे नहीं बोलेंगे कि यहाँ के लिए इस प्लेस के लिए x का वैल्यू हो जाएगा -2 और इस प्लेस के लिए x का वैल्यू हो जाएगा -7/3। ऐसे नहीं करेंगे, हमें तो x का एक वैल्यू बताना है, y का एक वैल्यू बताना है। तो x का वैल्यू अगर मैं -7/3 लेता हूँ तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट तो इक्वल आ रहा है, बट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये -7/3 नहीं चलेगा। अब अगर मैं x का वैल्यू -2 लूँ तो यहाँ पे -2 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 + 2 8, ये तो कर गया सेटिस्फाई। बट यहाँ पे अगर मैं -2 डालूँ तो -6 + 7 क्या होगा 1, यहाँ पे 0, नहीं किया सेटिस्फाई, तो इसका मतलब ये भी नहीं चलेगा। तो x का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और y का वैल्यू 7 है, तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज डैट B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है, विथ ईच एंट्री 0 और 1। क्या बोल रहा है कि बताओ 3/3 ऑर्डर के तुम कितने पॉसिबल मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हो। 3/3 ऑर्डर के तुम कितने पॉसिबल मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हो जिसका हर एक एंट्री, मतलब हर एक किस प्लेस पर या तो तुम 0 यूज़ करना है तुम्हें या तो 1 यूज़ करना है। कितने, किस ऑर्डर का, 3/3। कहने का ये मतलब है कि 3/3 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स क्या होगा। 3/3 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स होगा हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का ये जनरल फॉर्म है 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। तो 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स में कितने प्लेस क्रिएट हो रहे हैं। 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स अगर तुम लोगे तो कितने प्लेस आ रहे हैं, 9 प्लेस क्रिएट हो रहे हैं। देखो ये प्लेस नंबर 1, ये प्लेस नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 प्लेस क्रिएट हो रहे हैं। अब फिर हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का हर एक प्लेस एक यूनिक प्लेस होता है। कहने का ये मतलब है कि अगर तुम इस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को उठा के अगर तुम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में डाल दो तो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स को तुम्हें फॉर्म करना है। बोल रहा है कि बताओ 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बन जाएंगे 3/3 ऑर्डर के, जिसका हर एक एंट्री या तो 0 हो या तो 1 हो। मतलब कि हर एक प्लेस के लिए अगर मैं इस प्लेस की बात करूँ तो इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं। इस प्लेस के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन है, मतलब इस प्लेस पे या तो 0 डाल सकते हो या तो 1 डाल सकते हो। अब अगर मैं इस प्लेस की बात करूं तो इस प्लेस के लिए भी कितने ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है, या तो 0 या तो 1। इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है, या तो 0 या तो 1। कहने का यह मतलब है कि हर एक प्लेस के लिए 2 ऑप्शन है। तो PNC और टोटल कितने प्लेसेस हैं, 9 प्लेसेस हैं टोटल। अगर हम प्लेस काउंट करने जाएंगे तो टोटल कितने प्लेस हमारे पास हैं, 9 प्लेस हैं। ऐसे करके अगर तुम PNC लगाओगे तो टोटल 9 की हमारे पास बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 बॉक्सेस बन जाएंगे। और हर एक बॉक्स को फिल करने के कितने पॉसिबल केस हैं, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इस बॉक्स के लिए भी 2, इस बॉक्स के लिए भी 2। हर एक बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा 2 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें हर एक बॉक्स को भरना है, मतलब कि ये इसके हर एक 9 प्लेसेस को फिल करना है। तो एक प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है, 2, दूसरे को भी 2, मतलब हर एक के लिए 2 ऑप्शन है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे PNC से, 2 × 2 × 2, ऐसे क्या होगा 9 टाइम्स
क्या हो जाएगा ये 2 to the power 9, तो 2 to the power 9 कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 512। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो मतलब कौन सा ऑप्शन है इसमें करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। तो दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई हुआ? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज डैट डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गया। ओके।